हेलो फ्रेंड्स, आइल्स के मॉड्यूल्स ये आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं राइटिंग मॉड्यूल से। घबराते इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने के आते हैं। किस तरह से करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहली ये समझ लीजिए कि उसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के उसके क्वेश्चंस हैं और किस तरह से आपको आंसर करने हैं। तो दो मॉड्यूल जैसे हमने बात किया आइल्स के अंदर, एकेडमिक मॉड्यूल और जनरल मॉड्यूल। एकेडमिक और जनरल मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल में टास्क 2 कॉमन रहता है, वो है ऐसे। हाँ, जनरल मॉड्यूल अगर आप दे रहे हो तो कंपैरेटिवली उसका जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज थोड़ा इजियर होगा एज कंपेयर टू द एकेडमिक मॉड्यूल। लेकिन दोनों के अंदर टास्क 2 ऐसे ही आता है। अगर आप एकेडमिक मॉड्यूल दे रहे हो तो एकेडमिक मॉड्यूल में टास्क 1 वो आएगा, या तो एक ग्राफ आएगा, या तो एक इमेज आएगा, या तो एक फ्लो चार्ट आएगा, या तो एक साइकिल आएगा। नॉर्मली आपको इमेज और ग्राफ दोनों में से एक चीज आती है। अगर आप जनरल मॉड्यूल दे रहे हो तो जनरल मॉड्यूल के अंदर टास्क 1 होगा एक लेटर, एक आपको एक टॉपिक दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। एकेडमिक और जनरल दोनों में से कोई भी आप दे रहे हो, टास्क 2 ऐसे ही आएगा। अब टास्क 1 और टास्क 2 दोनों को मिला के आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। आईडीपी या कैम्ब्रिज आपको नहीं कहता है कि हर क्वेश्चन के पीछे आपको कितना मिनट निकालना है। वो आपको आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन से क्वेश्चन के पीछे कितना मिनट निकालना चाहते हो। दोनों टास्क 1 और टास्क 2 वो दोनों आपको कंप्लीट करने हैं 60 मिनट्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो नॉर्मली टास्क 2 का वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि 20 मिनट्स आप निकालिए टास्क 1 के पीछे और 40 मिनट्स निकालिए टास्क 2 के पीछे। दूसरी चीज़, पहला आप क्या करते हो वो भी आपको नहीं बताया जाता है, वो चॉइस आपका है। आपको जो पेपर, अगर आप पेन एंड पेपर टेस्ट दे रहे हो तो अंदर आपको लिखा हुआ होता है टास्क 1, उसके अंदर आपको टास्क 1 लिखना है। टास्क 2 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको टास्क 2 लिखना है। सीडीटी अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन सा पहला करना है, वो आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल दैट यू आंसर टास्क 1 फर्स्ट सो दैट यू हैव गॉट इनफ टाइम टू आंसर टास्क 2। आप टास्क 1 पहले कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि टास्क 2 करने के लिए आपके पास इनफ टाइम रहेगा। दोनों का फॉर्मेट क्या है और किस तरह से आपको लिखना है वो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। पहले हम लोग एकेडमिक की बात करते हैं। एकेडमिक के अंदर फर्स्ट टास्क 1 के अंदर अगर आपको ग्राफ आया है या आपको एक इमेज आया है तो आपको वो इमेज या ग्राफ 150 वर्ड्स, मिनिमम 150 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। अब अगर आप फुलस्केप बुक, एक नॉर्मल फुलस्केप बुक के अंदर आप ट्राई कर रहे हो हर रोज लिखने का, तो 3/4 पेज जब आपका होगा तब आपके 150 से 160 या 170 वर्ड्स हो जाएंगे 3/4 पेज के अंदर। सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए। आप इनिशियली अगर आप कोई भी ऐसे या टास्क 1 या टास्क 2 लिख रहे हैं या ग्राफ लिख रहे हैं, हर लाइन के अंदर आप काउंट कर लीजिए कितने वर्ड आपने किए हुए हैं और टोटल लाइंस काउंट कर लीजिए। ऐसे 2 या 3 ऐसे या ग्राफ के अंदर आप कर लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा आपके कितने वर्ड्स अभी अभी के लिए हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मिनिमम 150 वर्ड्स यानी हम लोग 140 लिख सकते हैं। अब जब उन्होंने कहा है कि मिनिमम 150 वर्ड्स, दैट मीन्स राइटिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। कौन सी चीज़ का नेगेटिव मार्किंग है? तो सबसे पहले अगर आपने वर्ड काउंट ही पूरे नहीं किए हैं, दूसरी चीज़ आपने एक का एक चीज़ ही रिपीटेशन किया हुआ है, तीसरी चीज़ आपने अगर एक फॉर्मेट फॉलो नहीं किया हुआ है, चौथी चीज़ अगर आपने एग्जाम्पल्स, आपको बोला गया है एग्जाम्पल्स देने को और आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, फिफ्थ आपने सेंटेंस फॉर्मेशन राइट नहीं किया हुआ है, सिक्स आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की है, पहले आप समझ लीजिए कि फॉर्मेट क्या है। मुझे सबसे पहले तो फॉर्मेट फॉलो करना है, तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट बता देता हूँ। जो हमारे आगे के मॉड्यूल्स है, जो हमारी साइट के ऊपर जहाँ पे आप पेड के अंदर आप जो ये चीज़ करें, उसमें इंडिविजुअली हर टास्क अलग तरह से करना आपको दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि अगर आप अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे आईएलटीएस की तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बहुत ईजी आपके लिए ये चीज़ें हो जाएगी। अगर आप ग्राफ कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल टास्क 1 में आपको ग्राफ आया है, तो दो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो याद रखिए। द ग्राफ इज अबाउट, ये पहली चीज़, द ग्राफ इज अबाउट, ये आपकी ओपनिंग लाइन में आपको दे रहा हूँ। द ग्राफ इज अबाउट, जो भी ऊपर टॉपिक दिया गया है वो अपने वर्ड्स के अंदर कर दीजिए, उसका मीनिंग कीजिए, सेम टू सेम वर्ड मत लिखिएगा।
और उसके बाद लिखिए वी कैन क्लियरली, ये कंक्लूजन है जो हम नॉर्मली एंड में देते हैं, वो मत कीजिए, ये स्टार्टिंग में ही दे दीजिए। वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ दैट, पूरा ग्राफ देख के जहां पे सबसे पहले आपकी नजर जाती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक ग्राफ बार चार्ट दिया गया है, उसमें पहली नजर आपकी जहां पे गई वो आपका कंक्लूजन होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले साइकोलॉजिकली नजर वहीं जाता है, जो सबसे ऊंचा बार चार्ट होगा या बार ग्राफ होगा वहीं पे हमारी नजर जाएगी। तो द ग्राफ इज अबाउट, और वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ दैट द मैक्सिमम, जहां पे आपकी पहली नजर गई है वो मैक्सिमम करके वो चीज लिख दीजिए। अब और एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो लोग को जब ग्राफ लिखने का होता है तो वो लोग ग्राफ किस तरह से लिखते हैं। वी कैन सी दैट ऑन मंडे people worked for 20 hours, then on Tuesday we saw that they worked for 24 hours, on Wednesday we worked for 18 hours, on Thursday they worked for 22 hours, on Friday they worked for 16 hours। अब इसमें आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ग्राफ में, लेकिन इसमें इंग्लिश कहाँ है? ये आप मैथमेटिक्स लिख रहे हो तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मैंने 150 वर्ड्स खत्म कर दिए हैं। पहली एक मिथ आप क्लियर कर लीजिए, टास्क 1 में आप जितने कम फिगर्स लिखोगे उतने आपको बैंड ज्यादा मिलेंगे। तो मुझे देयर वाज अ स्लाइट डिक्रीज, देयर वाज अ इंक्रीज, इट रिमेन्ड कांस्टेंट, देयर वाज अ वॉलेटाइल डिफरेंस, देयर वाज अनचेंज, इट रिमेन्ड अनचेंज, ऐसे सब वर्ड्स यूज करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हमारे मॉड्यूल्स में वो दिखाया गया है कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। बट डोंट मेक द मिस्टेक के सीधा सीधा फिगर्स ही मैं लिख देता हूं। फिगर्स आप लिखोगे तो इंग्लिश कहीं पे नहीं आता है, इंग्लिश के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि अभी के लिए आप एक सिंपल चीज फॉलो करो। अभी जो आप ग्राफ कर रहे हो उसके अंदर द ग्राफ इज अबाउट एंड वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ दैट, यहां से आप स्टार्ट कर लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में ग्राफ एक्सप्लेन कीजिए। ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए भी डिक्रीज, इंक्रीज, सेम, डबल, हाफ, ऐसे जो वर्ड्स अभी आपको याद है वो वर्ड्स यूज कीजिए। फिगर्स या नंबर्स मत लिखिए। आप खुद आपको रियलाइज होगा कि आप कितने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए अभी के लिए अगर मैं आपके सर पे बंदूक रख के कहूंगा ना कि 15 मिनट इंग्लिश बोलना है तो आप बोलोगे, क्योंकि जब इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास इनफ वोकेबलरी इंग्लिश की रेडी हो गई है। लेकिन हम लोग इजी वे आउट ढूंढ लेते हैं कि यार इजी कौन सा है। इजी ये है कि सीधा फिगर लिख देता हूं, मेरे 150 वर्ड्स तो हो रहे हैं ना। Dear friends, you will not get your bands in that. You will end up getting 4.5, 5, 5.5, उतने बैंड्स आके ही आप अटक जाओगे। वो बैंड्स के लिए हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, आपके और आपके सपनों के बीच में सिर्फ ये एग्जाम है। तो ये एग्जाम अगर मुझे क्रैक करना है तो वो मुझे उसको राइट वे में करना है, जिस तरह से मुझे कैम्ब्रिज ने ये आइडिया दिया है कि किस तरह से आप लिखो वही हिसाब से लिखना है। बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास कोई भी आईएलटीएस की कैम्ब्रिज की बुक है, वो कैम्ब्रिज के बुक में पीछे आपको मॉडल आंसर्स दिए गए हैं टास्क 1 और टास्क 2 के। आप देखिए वो टास्क 1 के अंदर आपको फिगर्स बहुत कम मिलेंगे और आप दिख रहे हो उसके अंदर सिर्फ फिगर्स ही दिखेंगे। तो सबसे पहली मिथ एक क्लियर कर लीजिए कि मुझे फिगर्स बने उतने अवॉइड करने हैं, दूसरे वर्ड्स मुझे इनकॉर्पोरेट करने हैं जो मैं यूज करूंगा। दिस इज एज फार एज टास्क 1 इज कंसर्न्ड। अब उसमें भी टास्क 1 के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, आगे इमेज आता है, प्रोसेस आता है, उसमें भी आपको आपके वर्ड्स ही यूज करने हैं और नॉर्मली जो फ्लो दिखाया गया है वो फ्लो ही आपको आंसर करना है और कुछ नहीं कर। वो तो और कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वर्ड्स दे दिए गए हैं आपको। ग्राफ के अंदर तो इंक्रीज, डिक्रीज, हाफ, मोर, कांस्टेंट, वो वर्ड्स आपको दिमाग यूज करके आपको लगाने हैं। जबकि एक इमेज के अंदर तो ऑलरेडी आपको हर वर्ड, फ्लो चार्ट के अंदर हर वर्ड दे दिया गया है, उसका खाली प्रोसेस फॉलो करके आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्नेक्युलर मीडियम में से जब हम इंग्लिश में एग्जाम देते हैं तो हम लोग देन आफ्टर ये यूज करते हैं। तो ये यूज मत कीजिए। दूसरी चीज के बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिपीटेशन। अब रिपीटेशन कौन से वर्ड्स का काउंट होता है। अब फॉर एन एग्जांपल आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ के अंदर टॉपिक आपको दिया गया है कि आपका टॉपिक है द एकेडमिक लेवल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ऑस्ट्रेलिया इन 2001 एंड 2002, राइट। द एकेडमिक लेवल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ऑस्ट्रेलिया इन 2001 एंड 2002। तो एकेडमिक लेवल वो तो आप रिपीटेशन करोगे ही, एकेडमिक लेवल एकेडमिक वो आएगा ही, तो वो रिपीटेशन में काउंट नहीं होता है। रिपीटेशन में अगर आप डिक्रीज 5 बार लिखते हो, राइट, डिक्रीज की जगह पे लेस करो, इट डिड नॉट इंक्रीज करो, वर्ड्स चेंज करो, सेम का सेम डिक्रीज यूज मत करो। अगर वो 4-5 बार एक ही वर्ड यूज करते हो तो रिपीटेशन काउंट होता है। तो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस वन मिथ।
टास्क 2 का हम लोग बात एक साथ ही करेंगे, जनरल और एकेडमिक का। अभी मैं आपको बताता हूँ जनरल मॉड्यूल का टास्क 1। जनरल मॉड्यूल का टास्क 1 आता है, वो है एक लेटर। लेटर के अंदर दो चीजें आपको क्लियरली ऊपर आपको दे दिया होता है, स्टार्ट द लेटर विद डियर सर और मैडम, तो वो उन्होंने जो टॉपिक दिया है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। हाँ, और एक चीज मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि मिस्टेक करते हैं। हम लोग को स्टार्टिंग से वो फुल स्केप बुक में हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग आगे के 5 स्पेस छोड़ के पैराग्राफ करते हैं। वो मिस्टेक आईएलटीएस में मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ चेक आपका लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही होगा। तो अगर आपको पैराग्राफ करना है, दूसरा पैराग्राफ, तो खाली बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, लेकिन सब कुछ स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही, स्पेस छोड़ के अलग पैराग्राफ मत कीजिएगा। राइट नाउ जनरल मॉड्यूल का टास्क 1 लेटर। लेटर आपको दिया गया है, उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द लेटर अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा व्हाट इज द लेटर अबाउट। सेकेंड पैराग्राफ में आएगा द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द लेटर, और थर्ड पैराग्राफ में आएगा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। अब ये मैंने आपको समझा दिया, उसका एक सिंपल एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक टॉपिक दिया गया है कि योर बाथरूम टैप इज लीकिंग, काइंडली राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड टेलिंग हिम अबाउट द प्रॉब्लम एंड टेल हिम टू फिक्स द टैप एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आपका नल लीक हो रहा है, उसके लिए आपको आपके लैंडलॉर्ड को लेटर लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, तो आई एम स्टेइंग इन योर पर्टिकुलर रूम इन सो एंड सो एड्रेस, और वहां पे मेरे बाथरूम का एक रूम नल जो है, टैप है, वो लीक हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, तो आई एम स्टेइंग इन सो एंड सो प्लेस, आई हैव बीन अ टेनेंट फॉर यू फ्रॉम दिस मेनी टाइम, फ्रॉम दिस मच टाइम, मैं ये चीज आपके वहां कर रहा हूँ, मेरे रूम्स में ये चीज से फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की थी, और जब आपने बताया था यू हैड टोल्ड मी कि ये चीज का खर्चा आप करेंगे और ये सब चीज का खर्चा मुझे करना है। तो उसमें से एक चीज है कि एक पर्टिकुलर मेरा नॉर्थ में जो बाथरूम है या मेरे रूम में जो बाथरूम है, उसका एक नल लीक हो रहा है इतने टाइम से, तो वो आपके बोलने के हिसाब से इट कम्स अंडर योर एक्सपेंसेस, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग। तो इन शॉर्ट सेकेंड पैराग्राफ में हमको डिटेल्स देने हैं कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है, और जो प्रॉब्लम है हमारा उसके सब डिटेल्स हमको सेकेंड पैराग्राफ में देना है। थर्ड पैराग्राफ में मुझे देना है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हम क्या आशा रखते हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके पास से हम क्या आशा रखते हैं। तो इन दिस केस लास्ट पैराग्राफ आपका समथिंग, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि एज आई होप यू विल बी कंसिडरेट टू द सिचुएशन एंड एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू द सेम, आई एम श्योर दैट यू विल बी एम्पैथेटिक अबाउट माय प्रॉब्लम एंड यू विल कम एंड फिक्स द टैप प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ये आपका थर्ड, क्या आप उसके पास से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, ये आपका थर्ड पैराग्राफ रहेगा। तो ये दोनों का टास्क 1, जनरल मॉड्यूल और एकेडमिक मॉड्यूल का टास्क 1 का एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया। नाउ कमिंग टू टास्क 2। टास्क 2 ऐसे होता है एकेडमिक और जनरल दोनों के अंदर, नॉर्मली 3 टाइप के ऐसे आते हैं। पहला ऐसे आता है, उसके अंदर आपको आपका ओपिनियन देना होता है। आपका ओपिनियन यानी आप अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो वो चीज के साथ, वो आपको बताना होता है। अब इतने सालों में बहुत सारे अलग क्लास से लोग 6-6, 7-7 बार एग्जाम देके हमारे वहाँ आते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ वी हैव अ सिंपल थिंग कि एक ही बार एग्जाम देना है, एक ही बार में आपका स्कोर आ जाता है। लेकिन ये सभी में मैंने एक प्रॉब्लम कॉमन देखा है, जहाँ पे आपको बोला गया है व्हाट इज योर ओपिनियन, वहां पे लोग स्टार्ट करते हैं एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस बोथ, क्योंकि आप ज्यादा लिख पाओगे। My dear friends, you will not get bans in this because you have been asked to give your opinion. They have clarified very clearly that you need to take an opinion whether you agree or disagree on this thing. तो एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स वाला मिस्टेक मत कीजिए। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये कीजिए तो वो मत कीजिए। अगर अग्री डिसअग्री या ओपिनियन वाला है ऐसे है तो उसमें आपको आपका ओपिनियन ही देना है। आप या तो अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे। उसमें भी फॉर्मेट में आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन के टॉपिक क्या है, और इंट्रोडक्शन के एंड में आपको अपना ओपिनियन बनाना है कि आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस टॉपिक और आई स्ट्रांगली डिसअग्री विद द टॉपिक। सेकेंड पैराग्राफ आपका फर्स्टली से स्टार्ट होगा और ऊपर आपने स्टैंड जो लिया है, जैसे आपने अग्री किया है अगर, तो क्यों अग्री किया है उसका एक पॉइंट लिखना है विद एन एग्जाम्पल, कि वो पॉइंट आपने लिखा है उसका ये एग्जाम्पल है, इसकी वजह से मैंने अग्री किया है। थर्ड पैराग्राफ सेकेंडली से स्टार्ट होगा, वापस आपने ऊपर अग्री क्यों किया है उसका एक रीजन फॉलोड बाय एन एग्जाम्पल।
फोर्थ पैराग्राफ हावेवर या बट से स्टार्ट होगा, बट या हावेवर से, और उसमें आपको आपने जो ऊपर स्टैंड लिया है उसका ऑपोजिट व्यू दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर आपने अग्री किया है तो नीचे आपका पैराग्राफ फोर्थ क्या होगा, हावेवर मेनी पीपल आर ऑफ द व्यू दैट दिस इज द रीजन व्हाई दे डिसएग्री। इट मैं बोल क्या रहा हूं, हावेवर सम पीपल आर ऑफ द व्यू, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ लोगों का व्यू ऐसा है, मेरा व्यू ऐसा नहीं है, मेरा व्यू ऊपर जो दिया है वही है, लेकिन मुझे दूसरा भी व्यू पता है क्या है, वो दिखाने के लिए हम लोग ये फोर्थ पैराग्राफ करते हैं। और फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आपको कोई एग्जांपल नहीं देना है, सिर्फ ऑपोजिट व्यू आपको दिखाना है कि ऑपोजिट व्यू क्या है। लास्ट पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन, टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, ये कुछ भी यूज करो। इन अ नटशेल अगर आप यूज करोगे, टू सम अप यूज करोगे तो ईडीएम में काउंट हो जाएगा, ईडीएम में आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ईडीएम क्या है, तो ईडीएम के लिए वो आपको इट इज नोन एज द मेकअप ऑफ इंग्लिश। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किथ एंड कीन। अब ये सुनोगे पहले तो पहले ये आईब्रो ऊंची हो जाएगी, ये किथ एंड कीन कौन सा वर्ड है। किथ एंड कीन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो हम लोग जहां पे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग ईडीएम यूज करेंगे, वो है किथ एंड कीन। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू इनवाइट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर माई बर्थडे पार्टी। अब यहां पे मैंने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर माई बर्थडे पार्टी, दूसरा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, उसकी जगह पे मैं लिखूंगा आई एम गोइंग टू इनवाइट माई किथ एंड कीन फॉर माई बर्थडे पार्टी। अब यू नो फ्रेंड्स, आईएल्स दे रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरा ग्रामर कर लो और उसके बाद आप आईएल्स में बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करो। डोंट मेक दैट मिस्टेक। आप जितने वर्ड्स सिंपल रखोगे, आप एक्सप्रेस अगर राइट कर रहे हो तो आपको बैंड्स मिलेंगे। तो ये ट्रैप में मत पड़िएगा कि मैं हाई फाई वर्ड्स यूज करूं। हाँ, अगर आपको स्पेलिंग कंफर्म है कि यही स्पेलिंग है, यूज दोज वर्ड्स, इट इज ब्यूटीफुल इफ यू यूज गुड वर्ड्स। बट अगर आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं है, आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ जस्ट ट्राइंग टू बी क्यूट बाय राइटिंग हाई फाई लेटर्स, राइट। उसकी कोई जरूरत नहीं है वो वर्ड्स की। तो लास्ट पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन आएगा, जिसमें चार ऊपर के तीन पैराग्राफ जो चार हमने लिखे हैं, चार पैराग्राफ, वो सबके डिटेल्स आ जाएंगे। टू सम अप, इवन दो सम पीपल आर ऑफ द व्यू, आई स्ट्रांगली फील दैट, ऊपर दो एग्जांपल्स दिए हैं, वो दोनों क्यों दिए हैं उसके रीजंस आप लिखोगे, और फिर एंड में लिखोगे दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली फील दैट आई अग्री विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या आई एम ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपिनियन दैट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। उस तरह से आपका ऐसे कंप्लीट होगा। अब जनरल मॉड्यूल हो या एकेडमिक मॉड्यूल हो, दोनों के अंदर ये फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, राइट। तो अग्री डिसएग्री आता है तो यही करना है। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप टास्क 2 में कौन सा आएगा, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस कीजिए। तो इसके अंदर एवरी कॉइन हैज टू साइड्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके बारे आपको इन्होंने पूछा ही है कि आप क्या दोनों का बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिखाना है आपको। तो इसमें आप यूज कीजिए। इसमें 4 ही पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, सेकेंड पैराग्राफ में पहली चीज का एडवांटेज क्या है वो आएगा, थर्ड पैराग्राफ के अंदर सेकेंड चीज का एडवांटेज क्या है वो आएगा, और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन टाइप आता है वो है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आएंगे तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपके पैराग्राफ। एक चीज समझ लीजिए फ्रेंड्स, टास्क 2 के अंदर फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ कांस्टेंट है। वो कोई भी क्वेश्चन टाइप हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, वो सब में आने वाला है। खाली बीच के पैराग्राफ चेंज होंगे। अगर अग्री डिसएग्री होगा तो बीच में 3 पैराग्राफ और आएंगे। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना है या दोनों चीज के एडवांटेज आपको दिखाने हैं तो सिर्फ 2 ही पैराग्राफ बीच में आएंगे। क्वेश्चंस होंगे तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने पैराग्राफ बीच में आएंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको टॉपिक दिया गया है कि मोर एंड मोर फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर टुडे, why do you think this is happening? Do you think that people are more happy staying in nuclear families? How can we reunite the family? तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए। अगर 3 क्वेश्चन आए तो वापस 5 पैराग्राफ होंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा लास्ट हमारा कंक्लूजन। 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन के आंसर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके हमको तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले 2 में अच्छे एग्जांपल दे दीजिए। अगर वर्ड्स कम हो रहे हैं तो तीसरे में भी दीजिए, लेकिन अगर वर्ड्स इनफ हो गए हैं तो तीसरे में सिर्फ खाली मेंशन कीजिए वो क्वेश्चन का आंसर, और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन के बाद के 2 पैराग्राफ, उसके अंदर आपको एग्जांपल्स देने ही हैं, राइट। तो ये
तीन दूसरे किस्म के, तीन डिफरेंट टाइप से जो आपको ऐसे आते हैं, ये उसके फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए। वर्ड्स इसमें बहुत सारे जो यूज करने हैं, ईडियम्स बहुत सारे जो हमें यूज करने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी आपको फॉर्म करके बना के दे दिए हैं जो आपको वहां पे यूज करने हैं, राइट। तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, अब हम लोग जो मॉड्यूल हमारा है राइटिंग का, जिसके अंदर आप इंडिविजुअली एक एक टास्क हम आपको जब करवाने वाले हैं, उसके अंदर ये सभी चीजें हैं, जिसके अंदर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। अगर मैं ग्राफ कर रहा हूं तो मुझे इंक्रीज कहाँ करना है, स्लाइड डिक्रीज कहाँ करना है, क्वांटम जंप कहाँ करना है, देयर वाज अ वाइड डिफरेंस कहाँ करना है, इट रिमेन कांस्टेंट कहाँ करना है। उसी तरह से टास्क 2 में आएंगे तो कौन से ईडियम्स हैं, जैसे एलिफेंट इन द रूम, व्हाइट एलिफेंट, रॉयल ब्लू ब्लड, किथ एंड कीन, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ऐसी बहुत सारी इडियम्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। इससे आपका इंग्लिश और आपका जो ये है उसमें पूरा ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेकअप ऑफ इंग्लिश है। तो बाय डिफॉल्ट आप जब